बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, यानी मूल्य एवं शांति शिक्षा। तो यहाँ पर हम इस पेपर से सुपर फास्ट रिवीजन के तहत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से, तो आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताए गए थे। आप अगर उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने वैल्यू एंड पीस एजुकेशन से इसी के नेम से आपका बना रखा है। अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की, तो आज के इस वीडियो में 2 वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन के, और दोनों वीडियोस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। चूँकि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से मूल एवं शांति शिक्षा हिंदी मीडियम के बच्चे थे, उनके जो यूनिट वाइज चीज़ें थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, बट यहाँ पर आज के इस वीडियो में यूनिट वाइज चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से मिक्सअप क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय परंपरा के महान मूल्य हैं। कौन कौन से हैं आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भारतीय परंपरा के नैतिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक महान मूल्य हैं। सेकंड पूछ सकता है, मूल्य युक्त जीवन होता है, कैसा होता है। तो मूल्य युक्त जीवन जो होगा वो अर्थपूर्ण होगा। अर्थहीन, अर्थपूर्ण, ऐसे करके आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो आप अर्थपूर्ण लगाइएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उसे हम मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्य है क्या है। तो मूल्य सत्य, ईमानदारी, अच्छाई, ये मूल्य कहलाती हैं। जबकि अवमूल्य पूछे कि क्या है, तो अवमूल्य झूठ, बेईमानी, चोरी, हिंसा, ये सब अवमूल्य कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, वैल्यू शब्द का उद्भव या वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा के शब्द वैल्यूअर से हुई है। वैल्यूअर का तात्पर्य या अर्थ पूछे कि क्या है, तो वैल्यूअर का तात्पर्य महत्व, उपयोगिता से है अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें कि वैल्यूअर का तात्पर्य महत्व, उपयोगिता से या वांछनीयता से लगाया जाता है, वांछनीयता से लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्य एक ऐसा आचरण, संहिता या सद्गुण का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार कर सकता है। तो आचरण, संहिता या सद्गुण को अपना करके। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में दिया रहेगा कि सद्गुण को अपना करके, मूल्य को अपना करके, अवगुण को अपना करके। तो आप जब भी व्यक्तित्व का विकास करने की बात करते हैं तो आप सद्गुणों को अपने अंदर समाहित करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्य के लिए शील शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्य का पर्याय नहीं है वरन नजदीकी शब्द है, क्या है। तो मूल्य का पर्याय नहीं वरन नजदीकी शब्द शील है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, कौन सी शाखा है। तो व्यवहार विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 देखेंगे, सामान्यतः व्यवहार विज्ञान का अध्ययन है। तो व्यवहार विज्ञान का अध्ययन हम मानव की आदतों, कार्यों एवं इच्छाओं का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम मानव अध्ययन या मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न 13 है, व्यवहार विज्ञान के पक्ष हैं, कितने पक्ष हैं ये पूछा जा सकता है। तो व्यवहार विज्ञान के 3 पक्ष हैं। पहला है मनोविज्ञान, दूसरा है समाजशास्त्र, तीसरा है नृत्य विज्ञान। अगला प्रश्न पूछ सकता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अंतर्गत किया जाता है। तो मनोविज्ञान मानव मन एवं उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। पूछ सकता है कि मानव मन एवं उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत। तो आप बताएंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछ सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, समाज शास्त्र अध्ययन है, किस चीज़ का अध्ययन है। तो मानव समाज के विकास, संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन है। पूछ सकता है
मानव समाज के विकास, संरचना एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, कई सारे ऑप्शन दे सकता है, तो आप समाज शास्त्र लगाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र में शामिल है। पूछ सकता है, सामाजिक रिश्तों के पैटर्न, सामाजिक संपर्क एवं संस्कृति, लोगों का समूह एवं समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यह सब समाज शास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछ सकता है, न विज्ञान है, तो न विज्ञान मानव अध्ययन है। यह पूछ सकता है, मानव का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो न विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यह दुनिया भर के मानवों का अध्ययन करता है। यह पूछ सकता है, दुनिया भर के मानवों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो न विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव व्यवहार की समझ में योगदान करने वाले विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं? तो मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शन, नागरिक शास्त्र, इतिहास, कला, संगीत, राजनीतिक, कानून और धर्म, ये सभी आ जाएंगे अगर हम बात करें मानव व्यवहार की समझ में योगदान करने वाले विषय। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, स्वयं के लेख तम से ज्योति की ओर, यह किसकी रचना है? तो यहाँ पर स्वयं के लेख तम से ज्योति की ओर, यह राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, मूल्य प्रबोधन नहीं मनुष्य को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो सद्मार्ग प्रदान करेगा। मूल्य प्रबोधन नहीं मनुष्य को सद्मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछ सकता है, यथार्थता, मूल्य, उत्कृष्ट, रचनात्मक तथा सार्थक जीवन के कौन से तत्व होते हैं? तो यह जीवन के आदर्शात्मक तत्व जो है होते हैं। अगला प्रश्न, मूल्य समाज के होते हैं। क्या होते हैं? तो मूल्य समाज के प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 तक कंप्लीट हो गया। फिर आएंगे हम कल्चर यानी संस्कृति की तरफ। संस्कृति से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, जैसे पहला है, संस्कृति शब्द बना है, किससे बना है? तो संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का अर्थ पूछ सकता है, क्या होता है? तो संस्कार का अर्थ है शुद्धि की क्रिया अथवा परिष्कार। अगला प्रश्न पूछ सकता है, संस्कृति के अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं? तो संस्कृति के 2 अंग हैं, भौतिक और अभौतिक व्यवहार, ये संस्कृति के अंग हैं। बढ़ेंगे परिभाषाओं की तरफ। फिर पूछा है परिभाषाएं। यहाँ पर हर्शकोविट्ज़ की परिभाषा है। हर्शकोविट्ज़ की परिभाषा है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह परिभाषा दे देगा और पूछेगा किसकी परिभाषा है? तो हर्शकोविट्ज़ की परिभाषा है। तो जो भी परिभाषाएं हैं संस्कृति की, शांति की और नैतिक मूल्यों की, तो आप परिभाषाएं ज़रूर एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समाज के आदर्शों के लिए प्रेरणा का स्रोत निभाती है। कौन निभाती है? तो संस्कृति निभाती है। फिर है, संस्कृति अर्जित की जाती है या जन्मजात होती है या व्यवहार द्वारा प्राप्त होती है या इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके प्रश्न पूछ सकता है। तो संस्कृति जो है वो अर्जित की जाती, ध्यान रखिएगा। फिर है, संस्कृति निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, जो संस्कृति है यह निरंतर होती है या स्थिर नहीं होती। फिर है, ग्राह्यता से संबंध। अगर हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति ग्राह्य होती है यानी ग्रहण की जाती है। अगला है प्रश्न, आदर्श संस्कृति के अंतर्गत आते हैं समाज के आदर्श नियम एवं आदर्श प्रतिमान, ये सभी चीज़ें आदर्श संस्कृति के अंतर्गत आएंगे। फिर पूछ सकता है, संस्कृति के प्रकार कितने हैं? तो WF ऑगबर्न ने संस्कृति के 2 रूप या 2 प्रकार बताए हैं। पूछ सकता है, संस्कृति के रूप कितने हैं? तो 2 हैं। या संस्कृति के प्रकार कितने हैं? तो 2 हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, भौतिक संस्कृति। अब पूछ सकता है, देखिए कैसे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछेगा, किस संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं या देख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि जिन्हें हम स्पर्श या कर सकते हैं या देख सकते हैं, उस संस्कृति को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम भौतिक संस्कृति कहेंगे। यानी जो चीज़ें हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कुर्सी हुई, मेज हुई, इन चीज़ों को, जो चीज़ें आप छू सकते हैं, जैसे हवा है उसे आप महसूस कर सकते हैं, इमारत जो है उसको आप देख सकते हैं। तो जो चीज़ें
होती हैं कलात्मक जैसे वस्तुएं, तो उन्हें आप अगर देख पाते हैं तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। विशेषताओं की बात करें तो भौतिक संस्कृति जो होती है वो मापनीय होती है, या मूर्त यानी दिखाई देने वाली होती है, यह परिवर्तनशील यानी इसमें बदलाव देखने को मिलता है, सरल होती है और संचयशील करने वाली होती है। अगर हम बात करें भौतिक संस्कृति की, यहाँ पर बात हो गई भौतिक संस्कृति की। अभौतिक संस्कृति, इससे पहले एक और है इसमें पॉइंट, भौतिक संस्कृति यह मनुष्यों द्वारा बनाए गए भौतिक पदार्थों की संपूर्णता है। पूछ सकता है मनुष्यों द्वारा बनाए गए पदार्थों की संपूर्णता है, कौन सी संस्कृति है, तो भौतिक संस्कृति। अगला प्रश्न, भौतिक संस्कृति है मैकाइवर के अनुसार यह संस्कृति संपूर्ण संस्कृति का वह अंश है जो अमूर्त होता है, यानी जो दिखाई नहीं देता। पूछ सकता है वह संस्कृति जो अमूर्त होती है क्या कहलाएगी, तो वह अभौतिक संस्कृति कहलाएगी। इसमें अभौतिक पक्षों को शामिल किया जाता है जो अमूर्त होते हैं, यानी जो दिखाई ना दे, तथा इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, यानी इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते कि हाँ ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो यहाँ पर विशेषताओं की बात करें तो जटिलता, यह जो संस्कृति है यह जटिल है, अमूर्त यानी ना दिखाई देने वाली, या स्थायी प्रकृति की है, जबकि भौतिक वाली थी अस्थायी प्रकृति या परिवर्तनशील थी। लेकिन यह जो है अभौतिक संस्कृति या स्थायी प्रकृति की होती है, अनिश्चित दिशा होती है, स्पष्ट माप इसकी नहीं होती। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और चीज़ें। फिर दिया है संस्कृति के अंग, उत्पादन या क्षेत्र। पूछ सकता है संस्कृति के अंग कितने हैं, या संस्कृति के उत्पादन कितने हैं, या संस्कृति के क्षेत्र कितने हैं, या कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर कितने हैं। तो यहाँ पर संस्कृति तत्व पहला हो गया इसका अंग, दूसरा है संस्कृति संकुल, तीसरा संस्कृति प्रतिमान और चौथा है संस्कृति क्षेत्र। ये सभी संस्कृति के अंग, उत्पादन या कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ये क्षेत्र कहलाएंगे। उसके बाद संस्कृति तत्व पहला आ गया इसमें। संस्कृति तत्व के आधार पर विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, यह क्लार्क, विस्लर, टायलर, कोबर जैसे विद्वानों ने किया। पूछ सकता है आपसे कि संस्कृति तत्व का तुलनात्मक अध्ययन पूछ सकता है कि तुलनात्मक अध्ययन जो है, संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो संस्कृति तत्व के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है सदरलैंड तथा वुडवर्ड के अनुसार संस्कृति संकुलन अनेक संस्कृति तत्वों की वह समग्रता है जो अर्थपूर्ण संबंधों से जुड़े रहते हैं। पूछ सकता है कि संस्कृति तत्वों की वह समग्रता जो अर्थपूर्ण संबंधों से जुड़े रहते हैं क्या कहलाएगा, तो यह संस्कृति संकुल कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम संस्कृति प्रतिमान को किसने परिभाषित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम संस्कृति प्रतिमान को किसने परिभाषित किया, तो रूथ बेनेडिक्ट ने जो है सर्वप्रथम संस्कृति प्रतिमान को परिभाषित किया। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर फिर अगला प्रश्न है संस्कृति विलंबना, इससे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है संस्कृति विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ पर अगर हम बात करें संस्कृति विलंबना के सिद्धांत का प्रतिपादन, तो W.F. ऑर्गन ने अपनी स्वयं की पुस्तक सोशल चेंज में इसका वर्णन किया है। पूछ सकता है सोशल चेंज में किसका वर्णन किया गया है, तो संस्कृति विलंबना का वर्णन किया गया है। पूछ सकता है संस्कृति विलंबना का प्रतिपादन किसने किया, तो W.F. ऑगबर्न ने किया। ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। फिर ऑगबर्न ने संस्कृति के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी, इन्हें आप पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। किसने ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंबन संबंधी विचारों को अस्वीकार किया, तो ये पूछ सकता है आपसे प्रश्न। तो यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज ने ऑगबर्न के संस्कृति विलंबना संबंधी विचारों को अस्वीकार किया, यानी इसको मान्यता नहीं दी। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों से। यहाँ पर उप संस्कृति से यानी सब कल्चर से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे सभी बड़ी संस्कृतियों के अंतर्गत कुछ छोटी छोटी उप संस्कृतियाँ होती हैं। पूछ सकता है कि उप संस्कृतियाँ किसे कहते हैं, तो सभी संस्कृतियों के अंतर्गत जो आएंगी छोटी छोटी इकाइयाँ वो हमारी
उप संस्कृतियाँ कहलाएंगी। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे भारत में बंगाली, तमिल संस्कृति, गुजराती संस्कृति आदि जैसी अनेक उप संस्कृतियाँ हैं। यानी संस्कृति के अंतर्गत जो चीज़ें आएंगी वो हमारी उप संस्कृतियाँ होंगी। फिर पूछ सकता है प्रतिरोधी संस्कृति किसे कहते हैं, तो उप संस्कृति का विरोध करने वाली संस्कृति हमारी प्रतिरोधी संस्कृति कहलाएगी। आगे उसके बाद आया बहुसंस्कृतिवाद। तो आपसे प्रश्न कुछ इस तरह से करेगा बहुसंस्कृतिवाद से कि बहुसांस्कृतिक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, तो 1970 में शुरू हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फिर पूछ सकता है बहुसांस्कृतिक वाद आधुनिक काल में कहाँ देखा जा सकता है, तो यह अमेरिका और भारत में देखा जा सकता है। फिर सभ्यता से कुछ प्रश्न पूछ सकता है, यानी सिविलाइजेशन से। तो सभ्यता एवं संस्कृति के मध्य संबंध को बताया, किस मनोवैज्ञानिक ने बताया, तो मैकाइवर एवं पेज ने इसके बारे में बताया। अगर हम बात करें सभ्यता की, तो सभ्यता की जो संस्कृति होती है, सभ्यता का जो समय होता है या अवधि होती है, वह संकुचित या कुछ समय की होती है। फिर है सभ्यता के विकास को हम माप भी सकते हैं, यानी निर्धारित मापदंडों के माध्यम से इसे हम माप सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ से। फिर आया शांति शिक्षा। पूछेगा शांति शिक्षा से कुछ प्रश्न, जैसे पहला, शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया और कब प्रस्तावित किया, तो शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम 1980 में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात यूनेस्को ने इसे आगे बढ़ाया। पूछ सकता है कि शांति शिक्षा की संकल्पना को किसने जो है आगे बढ़ाया, तो यूनेस्को ने आगे बढ़ाया। एवं सन 2000 को शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। पूछ सकता है शांति संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित हुआ, तो 2000 में घोषित किया गया। फिर है शांति शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो, शांति एवं शिक्षा। तो यहाँ पर शांति और शिक्षा की कुछ परिभाषाएं भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकती हैं। तो जब दो शब्दों से मिला है, शांति का अर्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के बारे में मैंने बताया था कि शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना, ज्ञान ग्रहण करना, ठीक है। और शांति से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से जिसमें मानव व्यवहार विशिष्ट हो जाते हैं, इसे मानव की सहज प्रवृत्ति भी कहा जाता है। तो दोनों का अर्थ भी यहाँ से पता चल गया। शांति शिक्षा का कंबाइंड मीनिंग यहाँ पर दी है, इसे आप पढ़िएगा। और यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं दी हैं शांति शिक्षा से संबंधित, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम कुछ और प्रश्नों की तरफ, इन्हें आप देख लीजिए। फिर पूछ सकता है नैतिकता एवं पारिवारिक मूल्य से संबंधित चीज़ें। तो मूल्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो दो प्रकार से, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर जो है वो मूल्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण तीनों आ जाएंगे। तो इन्हें हम देख लेते हैं, इससे काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। तो दो वर्गों में जो पहला है भारतीय दृष्टिकोण, इसमें ऐसे कुछ प्रश्न पूछेगा कि गोविंद पांडे ने मूल्यों का वर्गीकरण अपनी किस पुस्तक में किया है, तो पुस्तक मूल्य मीमांसा में किया है। कितने भागों में किया है, तो 3 भागों में किया है। पहला है व्यवहारिक मूल्य, दूसरा है आदर्श मूल्य और तीसरा है परमार्थिक मूल्य। या फिर आपसे पूछ सकता है गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो आपसे संख्या भी पूछ सकता है और ये तीनों दे देगा और या फिर कोई अदर ऑप्शन इसमें चेंज करके दे देगा, ए बी करके दे देगा। ए बी सेम रहेगा और सी रहेगा दोनों और डी रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आप सी वाला चूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर धर्मपाल मैनी के अनुसार भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं मूल्यों के प्रकारों को, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख रहे हैं। फिर है डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने बताया है। डॉक्टर हुकुमचंद राजपाल ने मूल्यों का विभाजन नवीन जीवन मूल्य में इस प्रकार किया है। 4 प्रकार से मूल्य बताएं, इसको थोड़ा आप देखिएगा। फिर यहाँ पर बैजनाथ जी का जरूर देखिएगा। डॉक्टर बैजनाथ सिंघल द्वारा अपनी स्वयं की पुस्तक नई कविता मूल्य मीमांसा में मूल्य श्रेणी को 2 भागों में आधुनिक मूल्य और
पारंपरिक मूल्य 2 भागों में विभाजित किया। इनका पूछ सकता है बैजनाथ जी का। फिर उसके बाद डॉक्टर राधा कमल बनर्जी का पूछ सकता है कि मूल्यों को कितने खंडों में विभाजित किया, तो 4, शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक। बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। फिर आगे भी दिए हैं डॉक्टर रमेश चंदिया लावानिया, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी कहानी में जीवन मूल्य को इस तरह से इतने सारे नहीं पूछेगा, मेन जो पहले की शुरुआत थे वो पूछ लेगा। बाकी ये मूल्य जो है आप एक नज़र इन पे ज़रूर डाल लीजिएगा, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो जो भी ये जिनकी भी पुस्तकें हैं, अपनी पुस्तकों में जो उन्होंने बताया उनके मूल्य आप ज़रूर देख लीजिएगा। हेमराज कौशिक का, डॉक्टर शशि सहगल का, इनके काफ़ी मूल्य पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय के बाद पाश्चात्य दृष्टिकोण से भी कुछ मूल्य हमें देखने को मिले। इसमें वॉल्टर जी इवरट, इनका नाम ही अजीब सा है। वॉल्टर जी इवरट ने अपनी पुस्तक मॉरल वैल्यूज़ में मूल्यों का विभाजन 8 श्रेणियों में किया है। ये देखिए 8 इनके मूल्य बताए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है आर्थिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है मनोरंजनात्मक, सामाजिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सारे 8 बताए हैं, ठीक है। उसके बाद पार्कर के संबंध में भी कुछ मूल्य हैं 8। इसी तरह हैरी एच ब्राउनरी ने अपने मूल्य बताए हैं। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के पूछ सकता है, ठीक है, मेन है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को दिखा दे रहे हैं इसलिए ताकि आप इन मूल्यों को ज़रूर एक बार पढ़ ले खुद से, आपके पास बुक वगैरह हो तो, ठीक है। उसके बाद मैकेंजी ने अपने 2 मूल्य बताए हैं 2 प्रकार से। मूर के अनुसार है, ये सारे मूल्यों के प्रकार हैं। तो किसी भी ऑथर्स के अकॉर्डिंग कोई भी मूल्य पूछ सकता है, ठीक है। चार्ल्स मॉरिस, ये जो मेन नाम है उनके आप मूल्य आप देख लीजिएगा। ऑलपोर्ट के बहुत पूछ सकता है कि ऑलपोर्ट के अनुसार मूल्यों के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार हैं, ठीक है। 6 आपके दिए हुए हैं, ये सारे सभी के मूल्य हैं। फिर मेन जो पूछ सकता है वो ये है सामान्य मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया। अगर किसी ऑथर्स के अकॉर्डिंग या किसी के अनुसार नहीं पूछेगा तो पूछ सकता है कि मूल्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर 3 भागों में, परंपरागत मूल्य, आधुनिक मूल्य और एक और आपका मूल्य है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 2 ही है यहाँ पर, तीसरा मूल्य शायद नहीं है इसमें। तो आपके पास बुक वगैरह होगी तो उसमें आप मूल्यों को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हमने देखी वो थी मूल्यों के वर्गीकरण में, ठीक है। तो मूल्यों का वर्गीकरण से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है 1, 2 नंबर, 3 नंबर में, ज़्यादा नहीं पूछेगा। समानता मूल्यों को कितने भागों में बांटा गया, तो मैंने 3 बताए थे ना। पहला था परंपरागत मूल्य, दूसरा था आधुनिक मूल्य। पूछ सकता है आधुनिक मूल्य को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित मूल्यों के नाम से जानते हैं। तो ये जो है ये इस प्रकार है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव, समाजवादी मूल्य, न्याय, ये सारे हो जाएंगे आपके भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित या आधुनिक मूल्य। फिर जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य, ये 3 जो मैंने 2 दिखाए थे और 1 बताया था कट गया है, वो ये है तीसरा, जीवन शैली में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित मूल्य। तो इतनी चीज़ें हो गई जो कि आपके मूल्यों से संबंधित थी। अब बढ़ेंगे हम मानवीय मूल्य क्या होते हैं उन्हें देखेंगे, यानी ह्यूमन वैल्यू। मानवीय जीवन तथा मानवीय समाज का प्रमुख आधार मानवीय मूल्य हैं, जिसमें मानव से संबंधित शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, चारित्रिक, धार्मिक, संवेगात्मक सभी मूल्य शामिल किए जाते हैं। इन्हें हम मानवीय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर शांति का अभिप्राय भी हमने बता लिया था, ठीक है, बीच में आ गया है। यहाँ पर पूछ सकता है आपका कि गांधीवाद द्वारा गांधियों के कितने मूल्य बताए गए हैं, तो एकादश यानी 11 व्रत बताए गए हैं। एकादश का मतलब 1 और 10 यानी टोटल 11 जो हैं वो व्रत बताए गए हैं। ये 11 व्रत में से कोई भी व्रत पूछ सकता है कि यह गांधीवाद से संबंधित है कि नहीं। सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, अभय, विनम्रता, आस्वाद, ये सारे हो जाएंगे 11 मूल्यों की अगर हम बात करें, ठीक है। बाकी इनमें से कोई ज़्यादा पूछ नहीं सकता है। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि NCERT एवं इसके द्वारा सदस्यों के नैतिक मूल्य, एक विद्यालय शिक्षा हेतु पंच मूल सूत्र तैयार, ये 5 मूल्य कौन कौन से हैं। तो NCERT द्वारा है तो ये जरूर पूछ सकता है। तो 5 मूल्य सफाई, श्रम, सच्चाई, समानता और सहयोग, ये हो जाएंगे।
फिर पूछ सकता है मानवीय मूल्य के प्रकार। मानवीय मूल्य तो हमने जान लिया क्या है। मानवीय मूल्य के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिपरक, पारिवारिक, व्यावसायिक, राष्ट्रीय मूल्य और नैतिक मूल्य। फिर पूछ सकता है सकारात्मक एवं नकारात्मक मूल्यों से कुछ प्रश्न पूछेगा। सकारात्मक मूल्यों से तात्पर्य तो जो समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं उन मूल्यों को हम सकारात्मक कहते हैं, और जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता उन्हें हम नकारात्मक मूल्य कहते हैं। फिर पूछ सकता है नकारात्मक मूल्यों के तत्व। तो नकारात्मक मूल्य के कई सारे तत्व हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, टोटल 8 हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नैतिक मूल्य। नैतिक शब्द बना है, किससे बना है? नीति में इक प्रत्यय लगाने से नैतिक शब्द बना है। नीति शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा के नी धातु से हुआ है, जिसका अर्थ नीति के अनुरूप व्यवहार करना। आगे बढ़ेंगे, फिर परिभाषाएं वगैरह नीति की, नैतिकता की देख लीजिएगा आप अपने बुक से, ठीक है। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी आ जाएंगे जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। चूँकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तभी मैंने इस वीडियो को बनाया, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, काफ़ी मिस्टेक भी हो रही है बताने में। नैतिक शिक्षा की बात करें तो मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेस से बना है। पूछ सकता है कि मोरल शब्द बना है, तो यह लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है। मोरेस का अर्थ रीति रिवाज है। फिर नैतिक शिक्षा शब्द 2 शब्दों से मिला है, नैतिक प्लस शिक्षा। नैतिक का अर्थ नीति के अनुरूप होने वाला, और शिक्षा का अर्थ जो हम नीति के अनुरूप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, वही हमारी शिक्षा कहलाएगी। यानी शिक्षा का अर्थ सीखना हो गया। फिर पूछेगा नीतिपरक मूल्य के क्षेत्र। तो व्यावसायिक नीति, संचार, मीडिया, विज्ञापन, पारिवारिक जीवन, ये सभी आ जाएंगे। फिर मीडिया के 5 प्रमुख नैतिक सिद्धांत पूछेगा। ये जरूर याद करिएगा कि मीडिया के कितने प्रमुख सिद्धांत हैं, तो 5 हैं। सत्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, जवाबदेही, मानवता के ओतप्रोत या मानवता के पोषक, ये हैं मीडिया के 5 प्रकार। उसके बाद व्यक्तित्व के कितने बड़े गुण हैं, तो 5 बड़े गुण हैं। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुलापन, चैतन्य, बहिर्मुखता, सहमति, जिन्नता, स्नायु विकृति, ये सारे हो जाएंगे। फिर सामाजिक अंतःक्रिया के आधार हैं, कितने हैं? 5 आधार हैं, ये 5 दिए हुए हैं। फिर फैमिली या परिवार से पूछ सकता है। परिवार शब्द बना है किससे? तो आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द से जो है बना है। फैमिली शब्द का बदला स्वरूप है या लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। देखिए यहाँ पर 2 तरीके से पूछा है। पहला है परिवार शब्द किससे बना है, तो आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द से। इंग्लिश में हम फैमिली कहते हैं ना, इंग्लिश में हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द से बना है, जिसका बदला स्वरूप है। या अगर हम बात करें मेनली, तो यह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। परिवार के कार्य कितने होते हैं, तो परिवार के 2 कार्य होते हैं। परिवार के मूल्य कार्य और परिवार के सामान्य कार्य। मूल्य कार्यों में ये सारे आ जाएंगे जो यहाँ पर दिए हैं, और सामान्य कार्यों में भी आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद समायोजन से कुछ प्रश्न। तो समायोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम एवं आयोजन। सम का अर्थ भली भांति, अच्छी तरह से या समान रूप से। दूसरा है आयोजन का अर्थ तो व्यवस्था, अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्था करना, ठीक है, ये दोनों का अर्थ हो गया। आगे बढ़ेंगे कुछ और प्रश्नों की तरफ। इस प्रकार पूछ सकता है कि समायोजन से तात्पर्य तो सुव्यवस्था से है। स्किनर महोदय ने समायोजन के संबंध में परिभाषा दी, इनकी पूछ सकता है तो मैंने लिख दी है। आइजेनिक ने भी दी है समायोजन के संबंध में, तो मैंने लिख दी है। फिर है क्रोध के निवारण से तात्पर्य, तो क्रोध को शांत करने से है क्रोध का निवारण। फिर क्रोध है एक स्वाभाविक तथा स्वस्थ भावना। क्रोध के कारण क्या है? निराशा, नकारात्मक भावना और अप्रिय कार्य। किस अधिनियम के तहत अब स्त्री किसी भी जाति के पुरुष से विवाह कर सकती है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार। फिर महिला को संपत्ति का समान अधिकार प्राप्त है, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार। सन 2014 के चुनावों में महिलाओं ने वोट डाले, कितने प्रतिशत महिलाओं ने डाले? तो 65.63%। लोकसभा में 11% एवं राज्यसभा में 10.6% महिलाएं हैं। पूछ सकता है कितने % महिलाएं हैं राज्यसभा में? तो 10.6%। फिर है NMEW, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल मिशन ऑफ एम्पावरमेंट
ऑफ वुमेन, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी हिंदी में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह एक कार्यक्रम है। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है। आगे बढ़ेंगे। फिर पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से कुछ प्रश्न कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन को दिशा दी गई, कब दी गई? 1966 में JRD टाटा द्वारा, ठीक है, के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की मुंबई में शुरुआत हुई। यानी ये शुरुआत की बात कर रहा है अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की। फिर पूछ सकता है स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना कब हुई? तो BM जोशी द्वारा 1974 पुणे में हुई। यहाँ पर कब हुई या किसने की या कहाँ हुई, तो आपको तीनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर अगला प्रश्न बनता है 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। तो 9 दिसंबर 1986 को आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पास किया गया। इसे हम 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर आएगा वैश्वीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न। पूछ सकता है वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका अर्थ होता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिंटेस ने किया था। पूछ सकता है किसने किया सर्वप्रथम वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग? तो एंथनी गिंटेस। फिर आतंकवाद से कुछ प्रश्न पूछ सकता है। तो आतंकवाद शब्द अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। टेररिज्म शब्द लैटिन भाषा के टेररो से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ केवल भय, डर तथा आतंक से है। शोर नियंत्रण अध्यादेश व अधिनियम कब लागू हुआ? यानी नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है ये आपका क्वेश्चन। तो यह 23 अगस्त 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा घोषित किया गया अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।